मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक केस स्टडी के रूप में मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एमपी। स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं और जो उससे संबंधित अनुच्छेद थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा हमने की है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों का विकास किस तरह से हुआ और यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जहां पर कि 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में नगरीय स्थानीय निकाय को क्रियान्वित किया गया। तो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश को केस स्टडी के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं। मध्य प्रदेश प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में यानी पहली जो नगर पालिका अधिनियम मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो क्रियान्वित हुई वो 1956 की थी। इसमें कुछ कमियां थी जिसे अमेंड किया गया 1961 में। तो 1961 में एक पुनः अमेंडेड नगरीय स्थानीय निकाय का कानून मध्य प्रदेश में बनाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जो नगरीय स्थानीय निकाय का स्वरूप वर्तमान में हम लोग देखते हैं वो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद की स्थिति। तो 74वां संविधान संशोधन में पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उस वीडियो को भी देखिएगा, तो आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के और सारे आर्टिकल्स भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि नगरीय स्थानीय निकाय के संदर्भ में थे, जिसके आधार पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में नगर पालिका मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया गया, जो कि 16 जनवरी 1994 से लागू हो गया। यानी कि 1994 में जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 क्रियान्वित हुआ। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इस अधिनियम का यानी जो 1992 का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके बाद इस अधिनियम का पालन करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए। तो एक बार आर्टिकल्स पे नजर दौड़ाते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। तो एक तो आर्टिकल इसमें आता है कि आर्टिकल 243Q है ना, 243Q, यानी कि जिसमें तीनों प्रकार के नगरीय निकायों की बात की गई है। अब देखिए तीनों प्रकार की नगरीय निकाय, तो मध्य प्रदेश में भी 3 प्रकार के नगरीय निकाय बनाए गए। अर्बन लोकल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन एमपी ऑल 3 टाइप्स। कौन कौन 3 टाइप के हुए? तो देखिए सबसे बड़ा जो एरिया वाला जो रहता है उसको बोलते हैं नगर निगम। नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, नगर निगम हो गया। ये बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नगर पालिका, जो उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए होंगे, तो वो हो गया नगर पालिका। और तीसरे नंबर पर नगर पंचायत, जो कम यानी जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं, बल्कि वो शहरी क्षेत्र अभी बन रहे हैं, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड में है, संक्रमणशील क्षेत्र ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे क्षेत्र जो संक्रमणशील क्षेत्र में है, यानी गांव से नगरों की ओर परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो हमारे पास ये नगरीय स्थानीय निकाय के अंतर्गत 3 संस्थाएं हो गई। कौन कौन सी संस्था हो गई? तो नंबर 1 नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, छोटे नगरों के लिए नगर पालिका, और जो बड़े नगर हैं जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर नगर निगम की व्यवस्था मध्य प्रदेश में इस 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में की गई है। अब फिर वापस आते हैं नगर निगम के बारे में देखते हैं। तो देखिए नगर निगम जो है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जनसंख्या 3 लाख या उससे ज्यादा है गठित की जा सकती है। निर्भर करता है राज्य सरकार के ऊपर और राज्यपाल की अधिसूचना के ऊपर कि वो कितनी जनसंख्या पर नगर निगम गठित करते हैं। तो ये इसके लिए कोई एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि 3 लाख जनसंख्या हो गई तो नगर निगम बन ही जाएगा, ऐसा निश्चित नहीं है। लेकिन
राज्य सरकार अगर चाहे तो जो भी जनसंख्या अगर उनको लगता है 3 लाख से ज्यादा है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो वहां पर नगर निगम बना सकते हैं। तो एक मापदंड बनाया गया है कि 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या और न्यूनतम मतदाता अगर वहां पर जो वोटर्स हैं अगर 1 लाख या उससे ज्यादा हो गए हैं तो नगर निगम गठित किए जा सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही ये संशोधन भी किया गया कि नगर निगम जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर नंबर ऑफ काउंसिलर्स या पार्षद या वार्ड मेंबर, तीनों बात कह सकते हैं, काउंसिलर भी कह सकते हैं, पार्षद भी कह सकते हैं, वार्ड मेंबर भी कह सकते हैं, ये 40 से लेकर 85 तक हो सकते हैं। जो बड़े नगर निगम हैं जैसे भोपाल जैसे नगर निगम है तो वहां पर 85 तक जो है नंबर ऑफ वार्ड्स हैं, तो 40 से लेकर 85 तक वार्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 40 से लेकर 85 तक वार्ड बनाए जा सकते हैं पार्षदों, और वहां पर पार्षदों के चुनाव होंगे, वो छोटे छोटे वार्ड होंगे, वहां पर पार्षद चुने जाएंगे। तो जैसे नगर निगम में 40 से 85 तक वार्ड हो सकते हैं, इसी तरह से देखिए नगर पालिका में वार्डों की संख्या 20 से 40 हो सकती है। नगर पालिका में 20 से 40 हो सकती है और नगर पंचायत में ये 10 से 20 हो सकती है, क्योंकि नगर पंचायत थोड़े छोटे होंगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 20 और कम से कम 10 वार्ड तो होने ही चाहिए, और नगर पालिका में ये 20 से 40 हो सकते हैं। अब जरा जनसंख्या का भी देख लें। देखिए नगर पालिका जो है, यदि जनसंख्या किसी शहर की, छोटा शहर है और वहां पर जनसंख्या जो है 10,000 से ज्यादा है, 3 लाख तक है, 10,000 to 3 लाख, तो राज्य सरकार चाहे तो नगर पालिका उसे घोषित कर सकती है और वहां पर नगर पालिका के प्रावधान किए जा सकते हैं। मतदाता वोटर्स अगर 50,000 या उससे ज्यादा है तो ऐसे जगहों पर भी किया जा सकता है। वार्ड नंबर जो है, नंबर ऑफ वार्ड 20 से 40 नगर पालिकाओं में रखे जा सकते हैं। नगर पंचायत बनाना हो तो छोटी जनसंख्या के लिए जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, ट्रांजिशनल एरियाज के लिए जनसंख्या 10,000 तक अगर है तो वहां पर नगर पंचायत बनाए जा सकते हैं ना। पंचायत से कंफ्यूज मत होइएगा, नगर पंचायत ये जो संस्था है ये नगरीय स्थानीय निकाय का हिस्सा है। तो नगर पंचायत जो है ये यहाँ पर न्यूनतम मतदाता 5,000 तक अगर है तो भी बनाए जा सकते हैं, और वार्ड जो है ये 10 से 20 तक इसमें हो सकते हैं। तो ये बात थोड़ी सी इसमें ध्यान रखने की रहती है। अब फिर वापस आते हैं कि इलेक्शन की क्या प्रोसीजर है। इलेक्शन के बारे में इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए हमारे ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें 243 ZA के अंतर्गत, 243 ZA के अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है, और उनका काम यही है, उनका काम यह है कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव को वो क्रियान्वित कर सकें, बेहतर ढंग से उसे संचालित करवा सकें, जिससे जो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं उनको अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजने का मौका मिले, और जो विकास के, जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो स्थानीय स्तर पर, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर और बेहतर हो सकें। और ये तो आपको पता ही है कि इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल जोड़ी गई और उसमें 18 काम सौंपे गए। तो उन कामों पे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए इलेक्शन की बात करते हैं। चुनाव कैसे होते हैं इसके, तो ये तो आप समझ गए कि भाई वार्ड होते हैं, तो छोटे छोटे वार्ड होते हैं। नगर निगम में भी वार्ड होंगे, नगर पालिका में भी वार्ड होंगे और नगर पंचायत में भी वार्ड होंगे। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड मेंबर होगा या एक काउंसिलर होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। जो वार्ड मेंबर होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे। तो पार्षद प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे। एक और व्यक्ति चुने जाएंगे, जैसे नगर निगम है तो वहां पर महापौर चुने जाएंगे। नगर निगम महापौर मतलब हो गए नगर के प्रथम नागरिक, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, है ना। जैसे कोई भी शहर है वहां के जो महापौर होते हैं उनको प्रथम नागरिक बोलते हैं। जैसे देश के प्रथम नागरिक हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही
जो नगर होता है, शहर होता है, नगर निगम होता है, वहां पे जो महापौर होते हैं प्रथम नागरिक होते हैं। तो महापौर का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान किया गया है। वैसे मध्य प्रदेश में 2019 में जब कांग्रेस की सरकार कुछ समय के लिए बनी थी तो उन्होंने थोड़े बदलाव किया था कि जो है महापौर जो है पार्षदों में से ही चुने जाएंगे, लेकिन बाद में फिर वो इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही किया जाएगा या किया जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जनता के द्वारा ही महापौर का चुनाव किया जाता है। तो दो जो है आपको पद का चुनाव करना होता है। जब कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन या नगर निगम क्षेत्र का कोई भी वोटर वोट देने जाएंगे तो दो वोट डालेंगे। एक वोट डालेंगे वो अपने क्षेत्र के पार्षद के लिए या अपने वार्ड के पार्षद के लिए, और एक वोट डालेंगे उस नगर निगम के महापौर के लिए। तो इस तरह से दो वोट उन्हें डालना होता है। तो प्रत्यक्ष चुनाव की ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए यही चीज नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए भी आएगी। नगर पालिका में महापौर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नगर पालिका में इस्तेमाल करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष का। नगर पालिका अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और पार्षद जो होते हैं वो पार्षद ही होते हैं जैसे नगर निगम में होते हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, और नगर पालिका के जो पार्षद होंगे उनका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो जो लोग छोटे शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं जहां नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है, वहां पर भी उन्हें दो वोट डालने होंगे। इसी तरह से नगर पंचायत में अगर जाएंगे तो वहां पर भी जो है नगर पंचायत पार्षद का चुनाव करना होगा, यानी नगर जो वार्ड है वार्ड मेंबर का चुनाव करना होगा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी करना होगा। तो इस तरह से दो वोट वहां भी डालने होंगे जब भी चुनाव होगा। तो यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली आपको समझ में आ गई। अब यहां पर ये देखिए कि ये जो चुनाव होते हैं क्या इसमें कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान है? ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आरक्षण का है। आर्टिकल 243 ऑलरेडी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसके माध्यम से जो समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको शासन में, उनको प्रशासन में जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, निर्णय लेने में भागीदारी का मौका मिलता है। और इसी चीज को इंप्लीमेंट मध्य प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकाय चुनाव में भी करना पड़ा। तो उन्होंने किया कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए जनसंख्या के अनुपात में वार्ड मेंबर्स के जो चुनाव होते हैं उनमें आरक्षण दिया जाता है। एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। और जहां पर इनकी संख्या नहीं है या बहुत कम है वहां पर जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको, उनका जो है प्रतिनिधित्व रहता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों को भी पूरा का पूरा मौका मिलता है पार्षद बनने का। और जो नगर निगम है तो नगर निगम अध्यक्ष है ना, नगर निगम अध्यक्ष नहीं, नगर निगम महापौर बोलेंगे उनको। महापौर यदि जितने भी नगर निगम है, जैसे मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, नगर निगम की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी, 16। तो 16 नगर निगम हो गए यहाँ पे, तो वहां पर भी आरक्षण रहेगा। उसी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी है ना। और जितने भी आरक्षण होंगे उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। द 50% सीट्स इन ईच कैटेगरी रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तो अलग अलग तरीकों से आप देख सकते हैं, जैसे नगर निगम है तो नगर निगम के महापौर में भी आरक्षण और वार्ड मेंबर भी आरक्षण। इसी तरह से नगर पालिका है तो नगर पालिका की संख्या मध्य प्रदेश में जैसे 2019 का आंकड़ा हमने यहाँ बताया 98, ये कम ये ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 साल में बढ़ भी जाते हैं कई बार, तो आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे नगर पालिका अध्यक्ष है तो 98 नगर पालिका अध्यक्ष की बात करेंगे तो वहां पर भी आरक्षण रहेगा। 98 नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों और उन इसके अलावा जो सामान्य रहेंगे वो तो है ही, और हर एक कैटेगरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। तो नगर पालिका अध्यक्ष में भी आरक्षण रहेगा, और साथ ही साथ जो मेंबर्स होंगे नगर पालिका के, जो वार्ड मेंबर होंगे, हर एक नगर पालिका
पालिका क्षेत्र में उसमें भी आरक्षण रहेगा। तो इस तरह से इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत में भी ये चीज रहेगा, है ना, आरक्षण। ये आर्टिकल 243T के इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये सब करना पड़ता है कि जो आरक्षण का प्रावधान है, क्योंकि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, ये संवैधानिक हो गया, अगर नहीं करेंगे तो ये असंवैधानिक हो जाएगा चुनाव, तो ये करना ही पड़ता है, ये सब प्रावधान करना पड़ता है। तो ये जो चुनाव होंगे नगर पंचायत के, उसमें भी नगर पंचायत, जितने नगर पंचायत है, मान लीजिए 2019 के आंकड़े में 265 नगर पंचायत हैं, तो 265 नगर पंचायतों में जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और हर एक कैटेगरी में इन सामान्य ऑल्सो जो है महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित रहेगी। और नगर पंचायत अध्यक्ष में भी ये होगा और नगर पंचायत के वार्ड्स में भी ये आरक्षण जारी रहेगा। तो चुनाव की प्रणाली आप समझ गए। अब बात आती है कार्यकाल की। कार्यकाल जैसे कि आर्टिकल 243U में उल्लेखित है, तो कार्यकाल ये भी निश्चित है, क्योंकि पहले जब संवैधानिक प्रावधान नहीं था तो कार्यकाल ही निश्चित नहीं हो पाता था। कोई नगर निगम एक बार गठित हो गया, नगर पालिका गठित हो गया, बरसों चलता रहता था, समय चुनाव नहीं होते थे। तो कार्यकाल भी संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया कि भैया 5 साल में आपको चुनाव कराना जरूरी है। और कौन चुनाव कराएंगे? आर्टिकल 243ZA के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी है कि 5 साल के भीतर ये चुनाव हो सके। अब किसी कारणवश कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई न्यायालय में मामला चला जाए, जैसे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में डिले हो रहा है, पहले न्यायालय में मामला था, अब फिर कोविड के कारण डिले हो रहा है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन 5 साल का इनका कार्यकाल निर्धारित है। तो क्या 5 साल का कार्यकाल निर्धारित है? तो ये जो अभी हमने आपको बात बताई, जैसे महापौर का चुनाव ये भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, पार्षद का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव और नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, और नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए इनका कार्यकाल तो देखिए हर एक जगह पे 5 साल निर्धारित है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान, ये खासियत है मध्य प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकाय की। ये खासियत है कि यहां पर राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। राइट टू रिकॉल अभी हमारे संसद में या विधानसभा में नहीं है ये सिस्टम, लेकिन हमारे नगरीय स्थानीय निकाय में और पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज स्तर पर, मतलब पंचायत के स्तर पर जो है रिकॉल का सिस्टम मौजूद है। देखिए क्या होता है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई महापौर है और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो जो है गलत कार्य में संलिप्त हैं, और जो कुछ जो पार्षद हैं, काउंसिलर्स हैं, वो उनके मन में ये है कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रहे महापौर महोदय, तो कैसे हटाएंगे उनको? रिकॉल कैसे होगा? तो रिकॉल करने के लिए प्रोसेस होता है। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए देखिए कम से कम 2 साल का टाइम तो देना पड़ता है। 2 साल का टाइम मतलब क्या होता है? महापौर का चुनाव हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद ही आप रिकॉल का सिस्टम ला सकते हैं। ऐसे नहीं कि अभी महापौर का चुनाव हुआ और 6 महीने बाद ही आप ले आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। महापौर के चुनाव के 2 साल बाद, है ना, वहां पंचायती राज व्यवस्था में भी हमने बताया था, वहां पे 2.5 साल का सिस्टम हमने बताया था। 2.5 साल के बाद जो है उसमें रिकॉल का शुरू कर सकते थे। यहां पर 2 साल के बाद शुरू कर सकते हैं, 2 इयर्स। लेकिन शुरू करने के लिए भी पहले देखिए, पहले तो कुछ काउंसिलर्स होंगे, जितने भी नगर निगम में काउंसिलर हैं या नगर पालिका में जो पार्षद हैं या नगर पंचायत में जो पार्षद हैं, उनके पार्षदों की संख्या का 3/4, 3/4, उनके कुल पार्षदों की संख्या का 3/4 जो है प्रपोजल देंगे, प्रस्ताव लाएंगे। वो प्रस्ताव जो है, जो काउंसिलर्स रहेंगे वो भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, ये बात बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन को। पहले तो वो चेक करेंगे कि भाई ये जो इन्होंने दिया है ये वास्तव में 3/4 जो काउंसिलर्स हैं उनके मन में ये बात है भी कि नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट उसे चेक करेगी और भेजेगी उसको इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए भेजना पड़ता है क्योंकि रिकॉल अपने आप नहीं होगा। रिकॉल करने के लिए उस नगर निगम क्षेत्र के
जितने भी मतदाता हैं, जितने भी मतदाता है उनमें आधे से ज्यादा लोग उस रिकॉल का फेवर करना चाहिए, तो उसके लिए वोटिंग करानी पड़ती है। तो वोटिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, समझ गए ना, पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो इलेक्शन कमीशन के पास ये प्रस्ताव भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इन महापौर महोदय को रिकॉल का प्रस्ताव आया है और इसीलिए आप जो है रिकॉल का पूरा जो व्यवस्था है वो करवा दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन रिकॉल के लिए वोटिंग करवाती है और वोटिंग तभी मानी जाएगी, वोटिंग तभी सक्सेसफुल होगी रिकॉल में, रिकॉल के लिए मानी जाएगी और तभी महापौर को वो पद खाली करना पड़ेगा जबकि आधे से ज्यादा वोटर, आधे से ज्यादा मतदाता जो है वो रिकॉल के फेवर में वोट करेंगे, यानी उनको रिकॉल करने के लिए वोट करेंगे और जब रिकॉल होगा तो पद खाली हो जाएगा, फिर नए महापौर के लिए चुनाव कराना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, ये सब चीजें। तो आप ये पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि रिकॉल कैसे होता है और कितने समय के बाद लाया जा सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई महापौर बाई इलेक्शन से चुन के आया, तो बाई इलेक्शन से चुन के आया तो वहां पर यह प्रावधान रहता है कि भाई कम से कम आधा समय उसका बीत जाना चाहिए, ये नहीं कि थोड़े दिन बाद ही आप ले आए। तो उस केस में भी कम से कम हाफ ऑफ द टेन्योर, हाफ ऑफ द पीरियड आफ्टर बाय इलेक्शन, यानी उपचुनाव के बाद आधा समय उसका निकल जाना चाहिए, तब जो है आप जो है उसको ला सकते हैं कि भाई इसे रिकॉल किया जा सकता है। तो रिकॉल की ये प्रोसेस रहती है। कोरम जब मीटिंग वगैरह होती है, जैसे काउंसिलर्स की मीटिंग होती है, तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ काउंसिलर्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत थोड़े से लोग आए, 5-10 लोग ही आए, जितने भी काउंसिलर्स हैं उनका 1/3 लोग आएंगे तो आप जो है उसमें डिसीजन ले सकते हैं। ये प्रावधान भी ये कोरम के रूप में इस नगरीय स्थानीय निकाय के प्रावधान में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपने नगर निगम का देख लिया, रिकॉल का। यही सेम प्रोसेस यहां भी रहता है, नगर पालिका के केस में भी यही रहेगा। अगर नगर पालिका अध्यक्ष को रिकॉल करना है तो नगर पालिका के जो पार्षद रहेंगे 3/4 पार्षद, वो लोग क्या करेंगे, कलेक्टर को एक प्रपोजल बना के देंगे कि ये नगर पालिका अध्यक्ष को हमें रिमूव करना है और फिर वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन वो पूरी प्रोसेस करेंगे, फिर से चुनाव। तो उस नगर पालिका के आधे से ज्यादा मतदाता रिकॉल के फेवर में होने चाहिए। इसी तरह की प्रोसेस आप देख सकते हैं नगर पंचायत के संदर्भ में भी होगा। वहां पर भी जो पार्षद होंगे जो काउंसिलर्स होंगे वो प्रस्ताव बना के भेजेंगे, प्रपोजल्स भेजेंगे कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को प्रस्ताव भेजेगी कि भाई यहाँ पर पंचायत जो नगर पंचायत अध्यक्ष है इसके रिकॉल की व्यवस्था करिए, फिर वो चुनाव होगा और आधे से ज्यादा वोटर जो है रिकॉल के फेवर में वोट करेंगे तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत जो है इसमें एक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी भी होते हैं। जैसे देखिए नगर निगम में जो अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं उनका नाम है नगर निगम आयुक्त। ये तो आप लोग जानते होंगे, जो बड़े शहर हैं, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, वहां पर नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये अपॉइंटेड पर्सन होते हैं, ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होते हैं, ये अपॉइंटेड होते हैं, है ना। तो एक तो ये काम होता है इनका। दूसरी चीज ये होती है, इसी तरह से ये जो नगर पालिका होता है, नगर पालिका में जो है इनको बोला जाता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर। ये एमपीपीएससी से भरी जाती है ये पोस्ट, सीएमओ, है ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो अगर ये नगर पालिका में है तो इसमें भी दो कैटेगरी बना देते हैं, एक कैटेगरी बी रहता है और एक कैटेगरी सी रहता है। तो नगर पंचायत में भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं ना, सीएमओ यहां भी होते हैं, लेकिन ये कैटेगरी सी वाले रहते हैं और ये कैटेगरी बी वाले रहते हैं और ये दोनों ही पद जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी से भरी जाती है। तो इस तरह से आपने यहां पर देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में नगरीय स्थानीय निकायों का जो है प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि आखिर इनका काम क्या है, क्या काम करना चाहते हैं नगर
निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? तो देखिए इनके फंक्शन का उल्लेख आर्टिकल 243W में किया गया है ना। देयर पावर्स, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी मेंशन इन आर्टिकल 243W इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो मेंशन इन 12th शेड्यूल। 12वीं जो अनुसूची अलग से जो जोड़ी गई है संविधान में, उसमें कुल 18 कार्यों का उल्लेख इनके कामों के लिए किया गया है। और ये सब काम इनको करना पड़ता है, नगर निगमों को भी, नगर पालिका को भी और नगर पंचायत को भी। तो आप चाहेंगे कि ये कुछ काम भी हमें मालूम पड़ जाए? आपको पता है बहुत से काम आपको मालूम है। नगरीय क्षेत्रों में योजना बनाना, नगर का जो शहर है उसको अगर डेवलप करना है, उसकी प्लानिंग करना इनका एक काम है। इसके अलावा जो नगरीय क्षेत्र हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए योजना बनाना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, ये भी एक इनका काम है। और क्या काम है? तो देखिए रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, ये सब काम जो है हमारा नगर निगम ही तो करते हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत छोटी जगह है, ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल वाला एरिया है, गांव से शहर में परिवर्तित हो रहा है, वो भी तो छोटा शहर ही हो गया, तो वहां पर भी ये सब काम होता है। भाई अगर मान लीजिए वहां पर सड़क की व्यवस्था नहीं है तो नगर पंचायत देखेगा कि भाई सड़क बना दो, ब्रिजेस बना दो, कहीं एकदम इमरजेंसी जल्दी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी लोगों को मिल सके, साफ सफाई की व्यवस्था, फायर सर्विसेज तो कोई और देखेगा ही नहीं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जहां भी आप रहते हैं आप फायर सर्विसेज देखिए, हमेशा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की जिम्मेदारी होती है। स्लम इंप्रूवमेंट, गंदी बस्तियां बहुत सी बस जाती है शहर के अंदर जो है इर्द गिर्द कहीं भी, तो उनको डेवलप करना, वहां नालियों की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, कचरा जो गंदगी है, कचरा है, आजकल तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो गंदगी डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं अलग अलग जगहों में, साफ सफाई को के काम को आगे बढ़ाना, ये सब स्लम इंप्रूवमेंट। अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, जो शहरी क्षेत्रों में जो बहुत ज्यादा गरीबी है उसको दूर करने से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम होता है ना, ये सब चीजें भी इनको चलाना पड़ता है। इसी तरह से और भी जैसे कब्रिस्तान की व्यवस्था, स्मशान घाट की व्यवस्था, ये सब कौन करेंगे? ये सब इन्हीं को करना पड़ता है। इसके अलावा अतिक्रमण वगैरह हटाना, है ना, अतिक्रमण वगैरह हटाना, जो मान लीजिए कोई एनक्रोचमेंट हो गया तो उस एनक्रोचमेंट को दूर करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की रहती है। तो ऐसे कुल 18 कार्य हैं। There are 18 functions। एक काम और आपने सुना होगा, कांजी हाउस की व्यवस्था। जैसे बहुत सारे आपने देखो होंगे जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको भैया एक जगह इकट्ठा करके वो भी काम देखना पड़ता है ना। बहुत सारे जो स्लॉटर हाउस रहते हैं, जानवर जो पूरा बूढ़े हो जाते हैं, जानवर ये होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको जो है बहुत सारी जगहों पर जो है बूचर खाना बनाया जाता है, स्लॉटर हाउस बनाया जाता है, तो वो साफ सफाई हो, प्रॉपर जगह पर हो, उससे कोई बीमारी न फैले, ये सब काम भी नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत को देखना होता है। तो ये सब सारे महत्वपूर्ण काम इनको करना रहता है। तो आपने फंक्शंस भी देख लिए, आर्टिकल्स भी आपको पता चल गया 243W। अब क्या चीज बचता है? अब देखिए दो चीज और इसमें आता है, 243ZD और 243ZE। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बड़े क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भाई जिला योजना समिति क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 100 वर्ड्स में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए। तो जिला योजना समिति जो है ये नगरीय स्थानीय निकाय के अंतर्गत आर्टिकल 243ZD में बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? तो देखिए इसके पीछे कारण है, चाहे वो बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो या बहुत छोटा शहर हो, यानी कि अगर नगर निगम का एरिया हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, भाई एक जिला तो होगा, डिस्ट्रिक्ट तो होगा। अब उस डिस्ट्रिक्ट में शहरी क्षेत्र भी होंगे और ग्रामीण क्षेत्र भी होंगे। जहां ग्रामीण क्षेत्र होंगे वहां पर क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था। जो शहरी क्षेत्र होगा वहां पर अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो एक तरफ 73वां संविधान संशोधन, दूसरी तरफ 74वां संविधान संशोधन। अब दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? तो इसके लिए एक जिला यानी उस जिले में जिला योजना समिति बनाई जाती है और उस जिला योजना समिति में यह कोशिश की जाती है कि नगरीय स्थानीय निकाय के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी रहें
कुछ उनमें से चुन के, और कुछ जो मेंबर है पंचायती राज व्यवस्था के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनमें से भी कुछ सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा वहां पर लोकसभा, उस जिले से संबंधित लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे, इसके अलावा विधानसभा के मेंबर होंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद होंगे। वो सब मिल करके पूरे जिले के विकास की योजना को तैयार करते हैं, जो शहरी क्षेत्र के अनुरूप भी होती है और ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप भी होती है। इसी सोच के साथ जिला योजना समिति का गठन किया गया आर्टिकल 243ZD में। 243ZE इसी को विस्तृत रूप में रख लीजिए। और बड़ा नगर है, बड़ा शहर है, महानगर है, वो है ना, बेंगलुरु है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, वहां की जनसंख्या और बहुत ज्यादा है। तो ऐसे शहरों के लिए महानगर योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है। मकसद वही रहता है कि भाई उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी ऐसे एरिया हो सकते हैं जो रूरल हो, ऐसे एरिया हो सकते हैं जो अर्बन होते ही होंगे, नगरीय स्थानीय निकाय वाले। तो उन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, इसके लिए इस तरह की जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है। तो ये आर्टिकल्स भी आपको पता चल गया और साथ ही साथ उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये भी पता चल गया। अब एक चीज और इसमें जो है महत्वपूर्ण, वो है 243Y, है ना, और मध्य प्रदेश में इसको लेकर के भी काम हुआ है। मध्य प्रदेश में जो है आर्टिकल 243Y को लेकर के स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन मतलब क्या हुआ, जो राज्य में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य में वित्त आयोग क्यों गठित करना है ये, कि इसलिए गठित करना है क्योंकि जो नगरीय स्थानीय निकाय हैं, नगरीय स्थानीय निकाय मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, उनको विकास के लिए उनको पैसा चाहिए, उनको सड़क के लिए बनाने के लिए, उनको जो है स्ट्रीट की व्यवस्था करने के लिए, साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए बहुत सारे टैक्स लगाने का अधिकार भी राज्य सरकार उनको देती है, बहुत सारे सहायता और अनुदान भी देती है। तो किस नगरीय स्थानीय निकाय को, अब देखिए 16 नगर निगम है ना, 98 नगर पालिका है, 265 नगर पंचायत है, और सारे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सबकी बनावट, उनकी जनसंख्या, उनकी जरूरतें, उनकी जो परिस्थितियां सब अलग अलग होती। तो राज्य को कैसे समझ में आएगा, राज्य सरकार को, कि किस नगर निगम को, किस नगर पालिका को, किस नगर पंचायत को कितनी सहायता, कितना अनुदान दें, किसको कौन से टैक्स लगाने का राइट ज्यादा दें, कौन से वहां पर टैक्स लगाने का अधिकार दें। टैक्स लगाने का अधिकार है, मिला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जैसे मकान वगैरह है, जमीन है, तो नगर निगम कलेक्ट करती है, नगर पालिका करती है, नगर पंचायत करती है, सब कलेक्ट करती है। पानी का टैक्स भी लेती है, साफ सफाई का भी शुल्क लेती है, ये सब लेते हैं। तो कुछ अधिकार तो है, लेकिन उससे उनकी पूरी जो आर्थिक जो भरपाई है वो नहीं हो पाती है। तो क्या करना पड़ता है, राज्य सरकार उनको सहायता और अनुदान भी देती है। तो राज्य वित्त आयोग ये काम करता है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग है, वो ये काम करते हैं कि वो रिकमेंड करते हैं कि आप नगरीय स्थानीय निकायों को इतनी सहायता, इतना अनुदान दीजिए, आप जो टैक्सेस का कलेक्शन है उसमें से इस तरह से बंटवारा कीजिए। तो इससे राज्य सरकारों को एक जो है निष्पक्ष और तटस्थ काम करने का मौका मिल जाता है। तो राज्य वित्त आयोग जो है ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये आर्टिकल 243Y में इसका प्रावधान किया गया है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है 243Y में। अब ये स्थायी व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 5 वर्ष में, इन ईच 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग के गठन होने के बाद वो अपने रिकमेंडेशन देते हैं अगले 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, और फिर वो जो है राज्य वित्त आयोग उस समय के बाद भंग हो जाती, फिर राज्यपाल गठित करते हैं। इस तरह से उनका काम चलता रहता है। तो ये होता है राज्य वित्त आयोग
आयोग का हमारा जो है फंक्शनिंग। तो यहां पर आपने लगभग सारी चीजों को देख लिया, फंक्शंस देख लिए, राइट टू रिकॉल देख लिया, इसके अलावा चुनाव की प्रणाली देख ली, मध्य प्रदेश अपने आप में किस तरह से एक महत्वपूर्ण राज्य है नगरीय स्थानीय निकाय के क्रियान्वयन करने के संदर्भ में, ये बातें भी अब आपके सामने स्पष्ट हो गई। आरक्षण की व्यवस्था जो है उसका भी उल्लेख हमने यहां पर कर दिया है। तो इस तरह से आपके सामने अब पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकाय जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में, पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश के संदर्भ में और नगरीय स्थानीय निकाय मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह से आप हमसे जुड़े रहिएगा और महत्वपूर्ण वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।